हुजूर। शैतान की दस्तक। एक गांव में रामू अपने माता पिता और पत्नी रीमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामू बहुत पढ़ा लिखा और मेहनती था, इसलिए उसकी रतनपुर गांव में एक लकड़ी के कारखाने में मैनेजर की नौकरी लग जाती है। रामू ये खुशखबरी अपनी माँ और अपनी पत्नी को सुनाता है। अरे माँ, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज से हम सबकी गरीबी दूर होने वाली है, क्योंकि मेरी एक बड़े कारखाने में मैनेजर की नौकरी लग गई है माँ। ये सबके आशीर्वाद से ही हुआ है माँ। अरे नहीं बेटा, ये सब तो तेरी दिन रात की मेहनत का नतीजा है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे और यूं ही मेहनत और लगन से काम करता रहे। अच्छा बेटा, अब ये तो बता कि वो कारखाना कहाँ है जिसमें तेरी नौकरी लगी है? अरे माँ, ज्यादा दूर नहीं है। वो रतनपुर गांव है ना, बस वहीं तो है वो कारखाना जहाँ पर मुझे मैनेजर का काम करना है। मैं कल ही रीमा को लेकर वहाँ जाऊँगा, और जैसे ही हमें वहाँ कोई घर मिलेगा मैं आपको और पिताजी को भी ले जाऊँगा। रतनपुर गांव का नाम सुनते ही माँ परेशान हो जाती है। क्या कहा तूने, रतनपुर? नहीं बेटा, मैं तुझे रतनपुर नहीं जाने दूंगी। वो जगह बहुत ही खतरनाक है। मैंने यहाँ के लोगों से सुना है कि रतनपुर एक शापित गांव है। वहाँ जो भी जाता है वो मुसीबत में पड़ जाता है। बेटा, मैं तुझे वहाँ नहीं जाने दूंगी। अरे माँ, तुम भी ना कहाँ ये गांव वालों की बातों को लेकर बैठ गई हो। अरे ये लोग एक नंबर के अंधविश्वासी है माँ। इनसे तो भूत प्रेत और श्राप वाली बातें ही करवा लो। इन्हें ये सब बातें करने में मजा आता है। लेकिन माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो वहाँ जाकर ही रहूंगा। अरे आखिर नौकरी मैनेजर की है भाई, कोई छोटी मोटी नौकरी थोड़ी ना है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा जाना इतना ही जरूरी है तो तुम जाओ, लेकिन याद रखना उस गांव से पहले काली माता का मंदिर पड़ता है। काली माता से आशीर्वाद लिए बिना तुम उस गांव में कदम भी मत रखना। रामू माँ की बात मान जाता है और अगले ही दिन रामू और रीमा एक टैक्सी में बैठकर रतनपुर की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोनों जा रहे होते हैं, तभी रीमा ड्राइवर से बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाती है। अरे भैया, रुकिए रुकिए, जरा गाड़ी साइड में लगाइए। अरे रीमा, क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रुकवा दी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ जी। वो देखिए, सामने काली माता का मंदिर है। याद है माँ ने क्या कहा था कि माता का आशीर्वाद लिए बिना रतनपुर नहीं जाना है। आप भूल तो नहीं गए? अरे रीमा, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? वो तो मैंने माँ का दिल रखने के लिए वो सब कह दिया था। मुझे उन मनगढ़ंत कहानियों पर जरा भी विश्वास नहीं है। अरे ड्राइवर भाई, तुम गाड़ी को आगे बढ़ाओ। अगर हमें पहुँचने में देर हो गई ना तो बॉस नाराज होकर वो नौकरी किसी और को दे देंगे। ये बोलकर रामू माता का आशीर्वाद लिए बिना ही रतनपुर गांव की तरफ चल देता है। इधर दूसरी तरफ रतनपुर गांव में कारखाने के कुछ कर्मचारी रामू का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे भैया, हमारे नए मैनेजर जल्दी ही यहाँ आने वाले हैं। उनका अच्छे से स्वागत करना, और याद रहे कोई भी उन्हें इस गांव का रहस्य नहीं बताएगा, वरना वो भी बाकियों की तरह यहाँ से दुम दबाकर भाग जाएंगे। अरे बिरजू भैया, लेकिन अगर हम नए मैनेजर साहब को इस गांव के खतरे से सतर्क नहीं करेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। अरे भाई, तुम्हें तो पता है ना, बिना मैनेजर के कारखाने का काम अस्त व्यस्त हो गया है, जिस कारण कारखाने के मालिक को घाटा हो रहा है। अगर यहाँ कोई मैनेजर नहीं आ पाया तो ये कारखाना बंद हो जाएगा और हमारा भी काम धंधा रुक जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि उन्हें इस जगह के बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। इन्हीं बातों के बीच रामू अपनी पत्नी के साथ वहाँ पहुँचता है। अरे क्या हुआ भाई, किस बात की बहस हो रही है? क्या आप लोग हमें बता सकते हैं कारखाने का रास्ता कहाँ से है? अरे भाई, हम वहाँ के नए मैनेजर हैं। अरे आइए आइए मैनेजर साहब, हम सब आपके स्वागत के लिए ही तो यहाँ आए हैं। अरे दीनू भाई, देख कर रहे हो, फूलों का हार पहनाओ मैनेजर साहब को। दीनू रामू का फूलों की माला से स्वागत करता है। अरे भाई ठीक है, बहुत हो गया स्वागत सत्कार। अब जल्दी बताओ कि हमारे रहने की व्यवस्था कहाँ की गई है? अरे साहब, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको आपका नया घर दिखाते हैं। बिरजू रामू की रहने की व्यवस्था कारखाने के पास एक घर में कर देता है। इधर दूसरी तरफ दीनू सभी लोगों को समझाता है। अरे भैया, तुम लोगों को तो पता है ना कि बिरजू कितना लालची आदमी है। वो अपने फायदे के लिए मैनेजर साहब की जान को खतरे में डाल रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम कल मैनेजर साहब के घर जाकर उनको सारी सच्चाई बता देंगे ताकि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाएं। सभी लोग दीनू की बात पर हामी भरते हैं।
फिर रात के समय जब रामू और रीमा अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अरे ये इतनी रात गए कौन आ गया है? जरूर ये बिरजू ही होगा, सुबह से ही मेरी चमचागिरी कर रहा है। अरे रीमा, एक काम करो, तुम जाकर बिरजू को बोल दो कि मैनेजर साहब अभी सो रहे हैं, कल मिलेंगे, जाओ। ठीक है जी, मैं अभी उस बिरजू को भगा के आती हूँ। रीमा कमरे से बाहर आकर दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। फिर ये दरवाजा कौन खटखटा रहा था? लगता है ये गांव में से ही किसी की शरारत होगी। खैर छोड़ो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो चली सोने। रीमा दरवाजा बंद करके वापस जाने ही वाली होती है, तभी उसे फर्श पर किसी के बड़े बड़े पैरों के निशान नजर आते हैं। ये देखकर रीमा घबरा जाती है। अरे ये इतने बड़े पैरों के निशान किसके हैं? ये निशान पहले तो यहाँ नहीं थे। रीमा ये सोच रही होती है, तभी अंदर कमरे में से रामू की चीख सुनाई देती है। रीमा भागती हुई कमरे में आती है। रीमा देखती है कि रामू तो अपने बेड पर सो रहा है। रीमा रामू को उठाती है और उससे पूछती है, अजी क्या आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? अरे रीमा, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं क्यों तुम्हें डराने की कोशिश करूंगा भला? तो फिर आप इतनी जोर से क्यों चीखे? और जब मैं कमरे में आई तो आप सोने का नाटक करने लगे। अरे पगली, मैं तो बहुत समय से यहाँ सो रहा हूँ। देखो तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो और चुपचाप सो जाओ। ये सुनकर रीमा आश्चर्य में पड़ जाती है और सोचती हुई वापस सो जाती है। फिर अगली सुबह दीनू और कारखाने के कुछ कर्मचारी रामू के घर आते हैं। अरे क्या हुआ भाई, आप लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या फिर से मेरा स्वागत सत्कार करने के लिए आए हैं? अरे नहीं मैनेजर साहब, हम आपका स्वागत करने नहीं बल्कि आपको सतर्क करने आए हैं। आप हमारी बात मानिए और ये गांव छोड़कर चले जाइए, क्योंकि इस गांव में एक मजदूर सामरी की आत्मा भटकती है। इस कारखाने में जो भी मैनेजर आया है, या तो वो सामरी के हाथों मारा गया या पागल हो गया। अरे दीनू भैया, आपने सही कहा। कल रात में मैंने भी इस घर में किसी बुरी शक्ति को महसूस किया है। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ हम अभी ये गांव छोड़कर चले जाते हैं। मैं अभी सामान बांध लेती हूँ। ये कहकर रीमा वहाँ से जाने लगती है। तभी रामू जोर जोर से हंसने लगता है। अरे रीमा, तुम तो बड़ी डरपोक निकली। अरे इन सब लोगों ने जो कहानी सुनाई है ना, वो जरूर किसी फिल्म की कहानी होगी। अरे रीमा, मैं इन मजदूरों की रग रग से वाकिफ हूँ। ये लोग चाहते ही नहीं है कि इस कारखाने में कोई भी मैनेजर काम करे, जिससे ये लोग गैर कानूनी तरीके से जंगल की लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेच सके। इसीलिए ये लोग हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं। आप समझी ना तुम? देखिए मैनेजर साहब, हम लोग ईमानदार मजदूर हैं, हमें पैसे का कोई लालच नहीं है। हम तो यहाँ आपको सतर्क करने आए थे। अगर आपको हमारी बातें मजाक लग रही हैं, तो आप यहीं रहिए, और अगर कोई मुसीबत आई तो हमें याद कर लीजिएगा, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। चलो भैया। अरे जाओ जाओ, हमें तुम लोगों की कोई मदद नहीं चाहिए। बड़े आए थे हमें डराकर भगाने वाले। रामू मजदूरों की बात नहीं मानता और उन्हें डांटकर भगा देता है। जी आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। वो लोग हमारी मदद करने ही तो आए थे, और मुझे तो उनकी बात सच लग रही है। मैंने कल रात उस सामरी के पैरों के निशान इस घर में देखे थे। लगता है उसे पता चल गया है कि आप मैनेजर हैं। मेरी बात मानिए, इससे पहले कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाए, हम लोग यहाँ से वापस अपने गांव चले जाते हैं। अरे रीमा देखो, मुझे बड़ी मुश्किलों से ये नौकरी मिली है। अगर मैंने ये नौकरी भी छोड़ दी तो हम सड़क पर आ जाएंगे। देखो, तुम उन गांव वालों की बातों पर ध्यान मत दो। अरे वो लोग एक नंबर के अंधविश्वासी हैं, समझो तुम बात को। इस तरह रामू रीमा को समझाता है और वो रामू की बात मान जाती है। लेकिन उसे पता होता है कि कल उसने जो कुछ भी देखा वो सब सच था, इसलिए उसके मन से सामरी का डर नहीं निकलता। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या रीमा के मन से कभी सामरी का डर निकल पाएगा? क्या रामू कभी रीमा की बातों पर यकीन कर पाएगा, या सामरी मजदूर की आत्मा रामू को भी मार देगी? भूतिया मजदूर पार्ट 2, पेड़ काटना मना है। पिछले पार्ट में आपने देखा कि रामू को रतनपुर गांव में मैनेजर की नौकरी मिलती है, तो रामू और रीमा रतनपुर गांव जाते हैं। जिस घर में रामू ठहरा होता है, उस घर में आधी रात को घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, और जब रीमा घर का दरवाजा खोलती है तब वहाँ पर कोई नहीं होता। लेकिन रीमा ने वहाँ बड़े पैरों के निशान देखे और वो निशान देखकर काफी डर गई थी।
दूसरे दिन सुबह कारखाने के मजदूर रामू को सामरी के बारे में सावधान करने आए, लेकिन रामू ने उनकी एक ना सुनी और उनको भला बुरा कह दिया। अब देखिए आगे की कहानी। रामू सुबह सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। अरे सुनती हो, जरा मेरा नाश्ता तो लगाओ, मुझे कारखाने जाना है। अरे आज मेरा पहला दिन है वहाँ। अगर मैं आज ही लेट हो गया तो बॉस नाराज हो जाएंगे मुझसे। ठीक है, ये लीजिए आपका नाश्ता। अच्छा सुनिए जी, आप तो ये गांव छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, इसलिए मैं आपके लिए पंडित जी से ये काली माता का ताबीज लाई हूँ। आप ये पहन लीजिए, काली माता आपकी हर बुराई से रक्षा करेंगी। ठीक है रीमा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये ताबीज पहन लेता हूँ। अब मैं अपने काम पर चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर रामू कारखाने की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसके साथ आगे क्या बुरा होने वाला है इसका उसे कोई अंदाजा नहीं होता। रामू अपने रास्ते चल रहा होता है, तभी सामरी का भूत वहाँ आ जाता है और रामू का पीछा करने लगता है। भूत जमीन के अंदर चला जाता है। रामू को चलते चलते ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। रामू वहीं रुक जाता है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ। रामू की आवाज सुनकर गांव का एक व्यक्ति नंदू वहां आता है। अरे का हुई कवा भाई, ऐसन काहे चिल्लावा तो? अरे कौनो तकलीफ है का? हम डॉक्टर को बुला के लाए क्या? अरे दिख नहीं रहा है क्या? मैं जमीन के अंदर धंस गया हूँ। अरे भाई, हमें तो तुम जमीन के बाहर दिखाई दे रहे हो। लागत है तुम पगला गए हो। रामू जब आसपास देखता है तो वो जमीन के ऊपर ही होता है। अरे ये क्या? मैं तो जमीन के बाहर हूँ। लगता है मुझे भी रीमा की तरह वहम होने लग गया है। ये सब रीमा की संगत का असर है। रामू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सामरी का भूत साए की तरह उसका पीछा करने लगता है। रामू जैसे तैसे करके कारखाने पहुँचता है। वहाँ लकड़ियों का सामान बनाने का काम चल रहा होता है। रामू सीधा अपने बॉस मनोज के पास जाता है। बिरजू भी वहीं पर मौजूद होता है। अरे मैनेजर साहब, आइए आइए, हमारे बॉस आप ही की राह देख रहे थे। तुम तो बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए। चलो अच्छा है, अब मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझाता हूँ। तुमने तो देखा ही होगा, हमारे कारखानों में लकड़ियों के सामान बनाए जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये लकड़ियों का सामान बनाना तो बस दिखावा है। हमारा असली काम तो जंगल के पेड़ काटकर उन्हें महंगे दामों में बेचना है। हम उन पेड़ों से बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन ये बात हम मजदूरों को नहीं बताते। अरे क्योंकि अगर उन्हें ये बात पता चल गई ना, तो वो लोग हमारा विरोध करेंगे। इसीलिए हमने पेड़ काटने के लिए दूसरे मजदूर रखे हुए हैं, जिन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। लेकिन कुछ सालों से हमारा काम जो था वो रुका हुआ था, क्योंकि यहाँ कोई मैनेजर ही नहीं था। लेकिन अब तुम आ गए हो, तो तुम्हें पेड़ों को काटने का काम करवाना है, जिसके बदले मैं तुमको बहुत सारा पैसा दूंगा। रामू मन ही मन सोचने लगता है, अरे ये काम तो गैर कानूनी है, लेकिन इस काम में बहुत सारे पैसे भी हैं, और मैं तो यहाँ सिर्फ पैसे कमाने ही आया हूँ। चलो अच्छा है, कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का यही सही तरीका है। ये सोचकर रामू काम करने के लिए तैयार हो जाता है। चलो भाई, ये तो अच्छी बात है कि तुम काम के लिए मान गए। अब जाओ, बिरजू तुम्हें काम की जगह दिखा देगा। बिरजू रामू को जंगल में ले जाता है, जहाँ उसे कुछ मजदूर मिलते हैं। ठीक है बिरजू, तुम अब जाओ, मैं अपना काम समझ चुका हूँ। मैं अभी इन मजदूरों से पेड़ कटवाना शुरू कर देता हूँ। बिरजू वहाँ से चला जाता है। फिर रामू एक बड़े पेड़ को देखकर कहता है, सुनो भाई, ये पेड़ अब कटने के लिए तैयार हो चुका है। चलो तुम लोग इसे काटना शुरू कर दो। पेड़ काटने की बात सुनते ही वहाँ मौजूद सामरी का भूत गुस्से में आ जाता है। एक मजदूर पप्पू कुल्हाड़ी लेकर जैसे ही पेड़ पर मारता है, उसे जोर का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। अरे मर गया रे साहब, ये पेड़ तो झटका मारता है। हाय, मेरी कमर तो गई काम से। अरे बेवकूफ, तुम्हें एक पेड़ काटना भी नहीं आता? लाओ मुझे दो कुल्हाड़ी, मैं तुम्हें काट के दिखाता हूँ। रामू कुल्हाड़ी लेकर जैसे ही पेड़ पर मारता है, सामरी उसे हवा में उल्टा लटका देता है। अरे ये क्या हो गया? मैं उल्टा कैसे हो गया? अरे कोई बचाओ, मर गया रे। अरे मजदूरों बचाओ मुझे। रामू मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसे उल्टा लटका देख सारे मजदूर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे नास पीटो, मुझे छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? अरे मुझे कोई तो नीचे उतारो। सामरी का भूत रामू के सामने आता है। क्या
तुझे पेड़ काटने का बहुत शौक है ना? अब मैं तुझे इस पेड़ की तरह जमीन में गाड़ दूंगा, तभी तुझे पेड़ की कीमत समझ आएगी। सांवरी रामू को जमीन में गाड़ने ही वाला होता है, तभी उसके गले से काली माता का ताबीज सामने आ जाता है। सांवरी काली माता का ताबीज देखकर डरने लगता है और रामू को छोड़कर भाग जाता है। इस बार तो तू बच गया, लेकिन अगली बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रामू अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और सीधा अपने घर पहुँचता है। अरे क्या हुआ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे गजब हो गया रीमा, गजब हो गया। तुमने और उन गांव वालों ने बिल्कुल सही कहा था। अरे सांवरी का भूत सच में है और उसने मुझे मारने की कोशिश भी की। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा दिया हुआ काली माता का ताबीज मेरे साथ था, इसीलिए इस बार तो मैं बच निकला। लेकिन सांवरी मेरे पीछे पड़ गया है और अब वो मुझे मार डालेगा। मुझे बचा लो रीमा, मुझे बचा लो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गए, लेकिन ये बताइए कि आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? रामू रीमा को कारखाने की सारी सच्चाई बता देता है। अरे ये तो आप बहुत ही गलत कर रही हैं। आप पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर ये पेड़ ही तो हमें जिंदा रखते हैं और आप इन्हें ही काटने का पाप करने वाले थे, इसलिए ही सांवरी आपके पीछे पड़ा है। अरे रीमा, लेकिन अब मैं सांवरी से छुटकारा कैसे पाऊं? जी आपको याद है ना कि माँ ने काली माता के मंदिर के बारे में बताया था। हमें अभी वहाँ जाना होगा, अब काली माता ही हमें बचा सकती है। ये बोलकर दोनों काली माता के मंदिर में जाते हैं और वहाँ के पंडित जी को सारी बात बताते हैं। रामू, सांवरी कोई बुरा भूत नहीं है। कुछ साल पहले सांवरी इस कारखाने में मजदूर था। उसे पेड़ों और पशु पक्षियों का साथ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इस कारखाने की वजह से ये जंगल खत्म होने लगे, जिससे यहाँ के पशु पक्षियों का आसरा भी छिन गया। ये सब देख सांवरी ने कारखाने के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया, लेकिन कारखाने के पुराने मालिक ने सांवरी को मरवा दिया। तब से उसका भूत यहाँ पर भटक रहा है। उसने पुराने मालिक को मार डाला और जो कोई भी जंगल को नुकसान पहुँचाता है, सांवरी उसको जिंदा नहीं छोड़ता। पंडित जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी भी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। बस आप मुझे सांवरी से बचा लीजिए। ठीक है, मैं अभी हवन शुरू कर देता हूँ, जिससे सांवरी यहाँ आ जाएगा। फिर मैं उसे समझाऊंगा। पंडित जी हवन शुरू कर देते हैं। हवन सुनकर सांवरी मंदिर के बाहर आ जाता है। अरे कहाँ है तू? बाहर आ, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई पेड़ों को नुकसान पहुँचाने की? बाहर आ। सांवरी को देखकर रीमा और रामू घबरा जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। सांवरी, छोड़ दे रामू को। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब वो कभी भी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तू चला जा यहाँ से। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने इसको जिंदा छोड़ दिया तो लोगों में मेरा डर खत्म हो जाएगा और इसके जैसे और भी लोग यहाँ पेड़ काटने आ जाएंगे। सांवरी, देखो, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मेरे पास जो इस कारखाने के मालिक मनोज के खिलाफ सबूत हैं, वो मैं पुलिस को दे दूंगा, जिससे वो पकड़ा जाएगा और ये कारखाना भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं तुझे जिंदा छोड़ देता हूँ और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन याद रखना, अगर दोबारा पेड़ कटने शुरू हुए तो मैं फिर से वापस आऊंगा और किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर सांवरी वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद रामू पंडित जी का धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन ही रामू पुलिस को सारे सबूत दे देता है। पुलिस कारखाने को बंद करवा देती है और पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देती है। दो चोर साइंटिस्ट के पीछे पड़ जाते हैं। साइंटिस्ट चोर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। भागते हुए साइंटिस्ट ऐसी जगह पे आ जाता है जिसके आगे का रास्ता साइंटिस्ट को खुद नहीं पता होता। साइंटिस्ट दोनों रास्तों को देख के कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता वो किस तरफ जाए। दोस्तों, इन दोनों रास्तों को अच्छी तरह देखिए और बताइए साइंटिस्ट के लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा। सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन दोनों रास्ते में से सही रास्ता ऑप्शन 1 है। साइंटिस्ट ऑप्शन 1 वाले रास्ते से जाएगा। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन 1 सिलेक्ट किया था?